सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आकाश कुमार मैं हूँ, ए ब्रह्मा, और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा आवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर तो वैसे काफ़ी इजी है, मतलब इजी इन द सेंस इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। इसमें आपको सिर्फ समझना है और लिख के आ जाना है। ये इससे आप नंबर उठा सकते हैं बोर्ड में अच्छा खासा। इसमें सिर्फ वही बातें हैं जो आप क्लास 7th 8th 9th में पढ़ चुके हो। और मैं जो बच्चे सोच रहे हैं कि जो मेरे दोस्त सोच रहे हैं कि मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ, तो यार तुम लोग एकदम गलत हो। मैं सिर्फ इसके वो लाइन पढ़ाऊँगा जो इंपॉर्टेंट है, और जो वेस्टेज लाइन है मैं उसे स्किप कर दूँगा। सो डोंट बी उसके ऊपर फोकस मत करो कि वो क्या इंपॉर्टेंट मेरे तुमने छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कमेंट मत करना। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि तुम लोग बस समझ जाओ, इंपॉर्टेंट पार्ट कैप्चर करो और वेस्टेज निकालो। सो ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अरे गाइस, मतलब इतना सीरियस मत हो, थोड़ा मूड में रहो। मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर, ठीक है। सो वी हैव हियर्ड द वर्ड एनवायरनमेंट ऑफ्टन बीन यूज्ड ऑन द टेलीविजन, इन न्यूज़पेपर एंड बाय पीपल अराउंड अस। तो मतलब एनवायरनमेंट का जो वर्ड है, हमने इसे अपने टेलीविजन्स पे देखा है, न्यूज़पेपर्स पे देखा है, और वो उन लोगों के मुंह से सुना है जो हमारे आसपास रहते हैं। अब ये जो लाइन है तुम्हारा, आवर एल्डर टेल्स दैट, ये सारी लाइन यहाँ तक वेस्ट है। ये लाइन तुम्हारा यहाँ तक वेस्ट है, तो तुमको इधर नहीं पढ़ना है, सिर्फ तुमको यहाँ से पढ़ना है। द ग्लोबल अर्थ समिट इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस इन्वायरमेंट इश्यूज़। इस लाइन का मतलब ये है, जो तुम्हारा ग्लोबल अर्थ समिट होता है, जो तुम अगर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा उस चैप्टर में कि ग्लोबल अर्थ समिट जो होता है उस पर एजेंडा 21 साइन हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी इन्वायरमेंट इशू है इसके ऊपर बात करने के ऊपर। जैसे मतलब तुम्हारे इन्वायरमेंट में मतलब पॉवर्टी कम करना, इन्वायरमेंट को अच्छा करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके ऊपर बात कर हुआ था। तो ये तुम्हारा ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल अर्थ समिट होता है वो एनवायरनमेंट इश्यूज़ पे बात होती है उस ग्लोबल अर्थ समिट पे। अब दूसरा लाइन क्या है, इन दिस चैप्टर वी सेल बीन स्टडीइंग हाउ वेरियस कंपोनेंट इन द environment interact with each other and how we impact the environment। इस लाइन का ये मतलब है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो उनके साथ हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब हम उस इन्वायरमेंट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या उससे क्या एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करके वो। और हम उससे उनका इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर, मतलब क्या इम्पैक्ट रहा है। जैसे मतलब अगर मान लो हम माइनिंग करके निकाल ले रहे हैं कोई चीज़, कोई गोल्ड या कोई चीज़, तो उसके बाद उसका क्या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे पॉल्यूशन फैलता है माइनिंग से, तो यही इम्पैक्ट है ये उसका, ठीक है। अब ये हमारा जो दूसरा टॉपिक है 5.1, इसको स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। इकोसिस्टम क्या है और इसके कंपोनेंट क्या है। ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature। मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो जितने भी प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन बीन है, सब और ये फिजिकल इन्वायरमेंट, खुद ये इन्वायरमेंट जैसे जितना भी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है और ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और एक नेचर है, एक ऐसा नेचर बनाते हैं, एक बैलेंस नेचर, जिसमें सब, जैसे अगर अब तुम लोग सोचते हो कि यार चींटी क्या है, चींटी को मार देते हो, चींटी का कोई यूज़ नहीं है, पर चींटी का भी एक यूज़ है, वो उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में। अगर सारे दुनिया के सारे चींटी खत्म हो गए ना, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा पूरी दुनिया में। तुम खुद इमेजिन करके बताओ कि कैसी प्रॉब्लम। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, अगर मान लो पूरे सारे के सारे दुनिया में से क्या नाम है, मछलियाँ मर गई, तो पानी में जितना भी तुम्हारा O2 डिजॉल्व है उसको यूज़ कौन करेगा, और जब यूज़ नहीं करोगे तो वो एक बिगर प्रॉब्लम बढ़ सकती है आगे जाके। अब तुम्हारा क्या है, या फिर हो सकता है कि सारे स्पीशीज़ मर जाए तो हमारे पास कोई फ़िश स्पीशीज़ ही नहीं रहेगा। तो अगर हमें उसके ऊपर कोई साइंस रिसर्च करना है फ़िश के ऊपर, तो कैसे करोगे अगर सारे स्पीशीज़ मर गई फ़िश की। तो इसलिए हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और सबका बैलेंस, सबका एक रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में। और दूसरा लाइन ये है, ये इंपॉर्टेंट लाइन था जो मैंने अभी पढ़ा है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज इन एन area together with the non-living constitute of environment from an ecosystem। मतलब हर कोई एक दूसरे से, ये लाइन मैं बता चुका हूँ अभी, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ कि हर कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, और सबका सब कुछ को मिला के, इन्वायरमेंट मिला के, बायोटिक रिसोर्स और इन्वायरमेंट सबको मिला के एक इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम। Thus, an ecosystem consists of biotic component
comprises living organism and abiotic component comprising physical factors such as टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल। मतलब इकोसिस्टम में इकोसिस्टम क्या क्या कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है। इकोसिस्टम बायोटिक रिसोर्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट करता है, जिसमें हम आते हैं, लिविंग बीन आते हैं, और जितने भी स्पीसीज़, जितने भी जानवर हैं, प्लांट हैं, हम ये सब इस बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। और जो ये ए बायोटिक कंपोनेंट या फिर ए बायोटिक रिसोर्स जो होता है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, टेम्परेचर, इनके अंदर लिविंग का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो ये कौन कौन है, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना आप लोग। मैं जो लाइन को मार्क करने के लिए बोलूँगा पढ़ाने के बाद उसको मार्क कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और बाकी इस चैप्टर में बहुत सारी फालतू बातें हैं, तो उसको तुम स्किप करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट अ गार्डन, मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्या है, इसका कोई वेस्ट है, ये फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ। इफ़ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट्स सच एज अ ग्रास, ट्री, फ्लावर बियरिंग प्लांट लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर एंड एनिमल लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by a abiotic component of environment. तो ये जो, अगर तुम मान लो, चलो बता ही देता हूँ कि अगर तुम किसी गार्डन में गए तो तुम वहाँ देखोगे डिफरेंट प्लांट्स, किसी को फूल आते हैं, किसी को फूल नहीं आते हैं, और अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स देखोगे, एनिमल्स देखोगे, जैसे फ्रॉग, इंसेक्ट हो, और इंसेक्ट और बर्ड्स, ये सब जो है ना एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और ये सब मिलके किस पे डिपेंड करते हैं, ए बायोटिक रिसोर्स पे। अगर मान लो तुमको मैं एक चीज़ बताऊं, ए बायोटिक रिसोर्स तुम्हारा क्या हो गया, वाटर पे तुमको पता है कि जो फ्रॉग होता है उसको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिस पानी में आयोडीन होता है फ्रॉग उसी में रिप्रोडक्शन करते हैं, सो ए बायोटिक जो ए बायोटिक तुम्हारा कंपोनेंट है वो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है तुम्हारे क्या नाम है, इकोसिस्टम में। ठीक है, ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज अफेक्टेड बाय अ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। तो तुम्हारा गार्डन जो है वो एक इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें सब कुछ है, सारे इंसेक्ट, सारे एबायोटिक रिसोर्स है, और सब मिलके एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, वाइल गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। मतलब ये जो तुम्हारा हाँ, अब ये लाइन याद रखो, मैं इसे बता दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग याद रखोगे कि नहीं। ये तुम्हारा फॉरेस्ट है, ये जो तुम्हारा, बताता हूँ एक सेकंड, ये जो तुम्हारा फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये तुम्हारा नेचुरल इकोसिस्टम है। मतलब इसे तुमने जाके खोद के पहाड़ और खोदा नहीं है, पेड़ और तुमने नहीं लगा दिए पूरे जंगल बनाने के लिए, वो खुद से एक नेचुरल रिसोर्स हुआ है, तब वो जाके फॉरेस्ट बना है। पर ये जो तुम बनाते हो गार्डन, क्रॉप फील्ड्स, ये तुम्हारा आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और अगर तुमसे पूछ ले नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, तो तुम इसका एग्जांपल दे देना कि नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो पॉन्ड और फॉरेस्ट और लेक्स होता है, और जो आर्टिफिशियल होता है वो, और या फिर ह्यूमन मेड होता है जो, वो गार्डन, क्रॉप फील्ड होता है। ठीक है, अब मैं एक और बात बता दूं तुम लोग को, मैं एक्टिविटीज़ इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, तो मैं एक्टिविटीज़ के लिए एक दूसरा ही पूरा एक पार्ट बना दूंगा, उसमें मैं इस चैप्टर का पूरा एक्टिविटी करवा दूंगा, एक्टिविटी पढ़ के पूरा उसका मतलब बता दूंगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, we have seen in earlier classes that organism can be grouped as producer, consumer and decomposer according to their manner in which they obtain their substance from the environment. So अब हमने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तुम लोग पढ़ चुके होगे, तो हो सकता है तुम लोग को इसी क्लास में ज्ञान आया हो कि भाई पढ़ के कुछ करना है, CGPA लाना है, परसेंटेज लाना है, तो तुम लोग भूल गए होगे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि यार जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। जैसे कुछ प्रोड्यूसर्स क्या हो गए, हम तो प्रोड्यूसर्स हैं नहीं, प्लांट एक प्रोड्यूसर है, मतलब वो कुछ प्रोड्यूस करता है, उसका यूज़ सबको ही करता है। कंज्यूमर कौन हो गया, कंज्यूमर ह्यूमन हो गए, प्रोड्यूसर प्लांट हो गया। डिकम्पोजर कौन है, अब सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कुछ याद आ रहा है यार, जो होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, उस पर डिकम्पोज करके फूड खाते हैं लोग, मतलब उसके ऊपर लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिससे वो डिकम्पोज हो जाता है और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो डिकम्पोजर्स हो गए। ठीक है यार, तुम्हारा डिकम्पोजर का एक एग्जाम्पल हो गया फंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मैनर, हाँ ये मैं बता चुका हूँ। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस अबव। इसका कोई मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा भी नहीं। Which organism can make organic compound like sugar, starch from inorganic substance using the resident
energy of the sun in the presence of chlorophyll. All green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under the category are called producers. मैं बता चुका हूँ कि ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन कुछ बैक्टीरिया ही इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, प्रोड्यूसर्स के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेन्स। मतलब देखो कुछ लोग जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे अब प्रोड्यूसर्स को सर्टेन बैक्टीरिया का जो एग्जांपल दिया वो छोड़ दो क्योंकि बैक्टीरियाज के नाम नहीं बताया, पर प्लांट तुमको पता है कि ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट के ऊपर कोई डायरेक्टली उस पर डिपेंड हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे मतलब मान लो कि शेर जो है वो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, वो इनडायरेक्टली है, पर वो पर डिपेंडेंट है। पूछो क्यों? जो हिरण होता है, तुम्हारा जो डियर होता है, वो खाता है प्लांट खाता है वो, और वो शेर किसको खाता है? वो हिरण खाता है। तो मतलब जो हिरण है उसने तुम्हारा प्लांट खाया, और तुम्हारे जो शेर है, तुम्हारे शेर बाबा ने हिरण खा लिया, मतलब उसने खाया इनडायरेक्टली प्लांट ही, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट था प्लांट का वो तो गया होगा हिरण के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है और प्लांट्स पे या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम इसको मार्क कर लेना क्योंकि इसको लिखोगे तो एक इंप्रेशन बनेगा। दिस ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन द अदर कंज्यूमर्स आर द कंज्यूमर्स। मतलब हम लोग को बोल रहा है, जो शेर है तुम्हारा वो कंज्यूमर्स है, हम लोग जो है तुम्हारे कंज्यूमर हैं। जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है, उसको कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। कंज्यूमर कैन बी क्लासिस्ड वेरियसली एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब मैं हर्बीवोरस बता दूं क्या? अच्छा जल्दी जल्दी बताता हूँ। हर्बीवोरस वो जो झाल वाले जो घास वास खाते हैं, कार्निवोरस वो जो तुम्हारे शेर बाबा जो तुम्हारा मांस खा लेंगे आके, ओमनीवोरस वो जो दोनों खाते हैं। अब ठीक है, और पैरासाइट्स क्या होता है? पैरासाइट मतलब वो होता है संजू बाबा, मतलब किसी के सर पे गन लगाया रहेगा और बोलेगा कि भाई मैं तुमको पैसा वैसा कुछ नहीं दूंगा, तुम पर हमको खिलाओ, ठीक है। तो पैरासाइट वो होता है जिसके ऊपर रहते हैं होस्ट के ऊपर, होस्ट, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पैरासाइट होता है वो होस्ट के ऊपर रहता है और खुद उसका खाना लेता है। जैसे पैरासाइट का एग्जांपल हो गया एक तुम्हारा लीच, ठीक है। और कैन यू गिव एग्जांपल फॉर दिस दिस कैटेगरीज फॉर कंज्यूमर? तो मैं एग्जांपल पढ़ूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ। मैं से तेज पढ़ूंगा। इमेजिन द सिचुएशन विच वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट्स हैड डाइड। मतलब अगर तुम किसी एक्वेरियम को साफ नहीं करो तो उसके फिश और प्लांट मर जाएंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइव? क्या तुम्हें लगता है, तुमने कभी सोचा कि क्या होता होगा जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेज द बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द डेड रिमेनिंग एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मैंने तुमको पहले ही बताया था सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट, मतलब यहाँ जो तुम्हारा फंगी है ये तुम्हारा एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट करता है, बैक्टीरियाज भी। तो जो तुम्हारा फंगी है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट करके क्या करेगा? जो डेड रिमेनिंग बचा है उसको ब्रेक डाउन करके उसका खाना बना के खा जाएगा, ठीक है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द डिकम्पोजर्स एज दे break down the complex organic substance into simpler inorganic substance that go into the soil and are used up once more by plant। मतलब वो उसे तोड़ ताड़ के खा भी जाएंगे और सॉइल में भी डिकम्पोज कर देंगे, जिसे प्लांट एक न्यूट्रिएंट की तरह यूज़ करेगा। What will happen to the garbage? गार्बेज के साथ क्या होता होगा? एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट इन देयर एब्सेंस। गार्बेज के साथ क्या होता होगा और डेड एनिमल्स और प्लांट के साथ क्या होता होगा जब ये नहीं होंगे? विल द नेचर रिप्लेनिश्ड और द सॉइल टेकन प्लेस इवन इफ डिकम्पोजर्स आर नॉट देयर? अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो मैं मर गया किसी ज़मीन पे और डिकम्पोजर्स नहीं है वहाँ, तो मेरा शरीर तो वहाँ वैसे ही रह जाएगा। फिर तो जो कितना दिक्कत होगा, डिकम्पोज नहीं होगा, लोगों को मेरी गंदगी, वैसे भी मैं इतना गंदा महकता हूँ और वहाँ गंदा महकूँगा तो लोग का तो मर ही जाएंगे, वैसे उनका कोई काम ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब यह आया फूड चेन और वेब्स। सो गाइस यार ये पार्ट मैं तुम्हें इसी में पढ़ा दूँगा क्या? हाँ चलो चलो पढ़ाते हैं, अभी कितना ही हुआ है। तो फूड चेन और वेब्स क्या होता है? ये तुम्हारा कितना लंबा है? काफ़ी लंबा है, ठीक है। सो ये पार्ट मैं तुम लोग को अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। सो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अभी ये नया चैनल है और मैं कोई बहुत बड़ा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लोग का एज का हूँ, बस चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा हेल्प मिल जाए तुम लोग को मेरी तरफ से। सो गाइस यार अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब मार देना, और मेरा एक और चैनल है यूट्यूब चैनल AKA ब्रह्मा, तो उसका मैं लिंक दे दूँगा या फिर नाम लिख दूँगा उसको डिस्क्रिप्शन में। सो जाके देखना अगर ज़्यादा बोर हो चुके हो तो।
बाय।